Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसमें हम लोग पिछले वीडियो में इथेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं उनकी एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिवली स्टेबल कौन है कौन स्टेबल नहीं है, किस तरह से कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं, कौन कौन से कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इथेन के कॉन्फॉर्मेशंस की स्टडी की है और ये देखा है कि दो तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन होती है इथेन में, एक तो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और एक एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। इनमें से स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में हमने देखा कि डाइहेड्रल एंगल 60 था, ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और इसी तरह से एक्लिप्स्ड जो कॉन्फॉर्मेशन था उसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के जो हाइड्रोजन एटम्स है वो सेम प्लेन में थे और एक दूसरे के क्लोज थे, डाइहेड्रल एंगल वहां पर 0 था। ये लेस स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन था, एक्लिप्स्ड। तो ये था इथेन के लिए दो कॉन्फॉर्मेशंस। स्टेगर्ड जो कि ज्यादा स्टेबल था क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्जनल स्ट्रेन था वो कम था, और यहाँ पर ये दोनों कार्बन के CH बॉन्ड पास पास होने की वजह से टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा है और ये कम स्टेबल है। ये हमने सीखा है इथेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में। आज हम जो ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं वो इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ब्यूटेन में कार्बन एटम हो गए हैं 4। तो चलिए एक कंपैरिजन करते हैं ब्यूटेन और इथेन में। इथेन की स्ट्रक्चर, इथेन का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ दिख रहा है। हम यहाँ पर दो कार्बन जो दो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से अटैच है। अब हम यदि इथेन के इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो यह बन जाएगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में जो 4 कार्बन परमाणु हैं उसमें हम लोग जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की स्टडी करेंगे वो रोटेशन होगा यहाँ पर C2 और C3 कार्बन। ये C2 कार्बन है और ये C3 कार्बन है। इस इनके अंदर जो कार्बन कार्बन रोटेशन से जो कॉन्फॉर्मेशंस जनरेट होंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आपके सामने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इसमें C2 कार्बन यह है C2 कार्बन और यह है C3 कार्बन। इन कार्बन का ये जो बॉन्ड है इन दोनों कार्बन एटम के बीच में, इसके अलोंग हम लोग इस मॉलिक्यूल को देखेंगे और इसके डिफरेंट जो कॉन्फॉर्मेशंस हैं वो क्रिएट करेंगे और उनमें कंपैरिजन करेंगे। तो इथेन के कंपैरिजन में जब हम लोग ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर 6 कॉन्फॉर्मेशंस, 6 एक्सट्रीम सिचुएशंस हमें मिलती हैं, जो कि इथेन में केवल 2 थी। तो जो 6 कॉन्फॉर्मेशंस मिलते हैं उनमें से 3 एक्लिप्स्ड हैं और 3 हैं स्टेगर्ड। तो चलिए देखते हैं ये 6 कॉन्फॉर्मेशन कौन कौन से हैं, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है और उसके रीजंस क्या हैं। और फिर हम देखेंगे कि डाइहेड्रल एंगल चेंज करने से C2 C3 जो बॉन्ड है उसमें रोटेशन करने से किस तरह से इनकी स्टेबिलिटी चेंज हो रही है और इनका जो स्टेबिलिटी कर्व है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे सामने है 6 कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। जब हम लोग C2 C3 जो बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में कार्बन कार्बन जो रोटेशन कराते हैं इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो 6 कॉन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, 6 कॉन्फॉर्मेशंस। उसमें से 3 स्टेगर्ड हैं, 3 एक्लिप्स्ड हैं। देखते हैं कौन कौन सा क्या है। ये नंबर 1 जो कॉन्फॉर्मेशन है जिसका नाम है एंटी एंटी कॉन्फॉर्मेशन। एंटी कॉन्फॉर्मेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल कॉन्फॉर्मेशंस को। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए ये है फ्रंट कार्बन एटम, ये C2 कार्बन एटम है जहां पर मैं अभी डॉट लगा रहा हूं। ये नंबर 1 कार्बन एटम है, ये C2 कार्बन एटम है और इसके जो पीछे जो बड़े गोले में दिखाया हुआ है वो C3 कार्बन एटम है, ये C4 कार्बन एटम है। तो इस तरह से ये ब्यूटेन के
4 कार्बन एटम है और हम मॉलिक्यूल को देख रहे हैं C2 और C3 के अलोंग, तो जिससे हमें C4 जो है वो क्लियर दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, और C1 जो है मिथाइल ग्रुप वो भी हमें क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह से ये ब्यूटेन का जो इसका हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं इथेन का जो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन था उससे। अब यहां पर देखिए ये स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है ब्यूटेन का, इसका नाम है एंटी। एंटी इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि CH3 जो दोनों CH3 ग्रुप हैं, ये वाला CH3 ग्रुप 4 नंबर कार्बन और 1 नंबर कार्बन, ये एक दूसरे के एंटी हैं, सेम प्लेन में हैं लेकिन इनकी पोजीशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इनको बोलते हैं एंटी कॉन्फॉर्मेशन। और अब हम डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस जनरेट करते हैं, यहां पर हम लोग जो रियर कार्बन है, रियर कार्बन यानी कि C3 कार्बन, उसे हम लोग स्टेबल रखते हैं और जो फ्रंट कार्बन है उसे हम लोग रोटेट करते जाते हैं, फ्रंट कार्बन यानी कि C2 कार्बन। अब रोटेट करने से चलिए देखते हैं किस तरह से कॉन्फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं। ये हमने रोटेट किया और 60 डिग्री से रोटेट करने पर ये जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ पर इसकी इस हाइड्रोजन के पास में पोजीशन पे आ गया। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया और ये हमने इसको किया 60 डिग्री रोटेशन। 60 डिग्री रोटेशन से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये जो कॉन्फॉर्मेशन है यह एक एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है ना, ये स्टेगर्ड था और यह है एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब वापस 60 डिग्री से रोटेट कराते हैं तो वापस हमें एक ये स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन मिल गया, लेकिन ये स्पेशल टाइप का स्टेगर्ड है। यहाँ पर ये जो 1 नंबर जो कॉन्फॉर्मेशन है और ये जो 3 नंबर स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर CH3 ग्रुप दोनों अपोजिट पोजीशन में थे 1 नंबर में, लेकिन 3 नंबर जो कॉन्फॉर्मेशन है उसमें दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे की नियर बाई पोजिशंस में हैं। इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो है गॉश कॉन्फॉर्मेशन। तो ये जो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है इसे हम लोग बोलते हैं गॉश कॉन्फॉर्मेशन, जब दो CH3 एक दूसरे के नेबरिंग पोजीशन पे होते हैं, दोनों जो CH3 हैं वो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो। अब फिर हम इसको वापस 60 डिग्री से और रोटेट करते हैं तो ये जो ग्रुप है ये आ गया यहाँ पर। ये देखिए अब ये दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ गए, यहाँ पर इनके बीच में रिपल्सन भी ज्यादा है और इसे हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड ये एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। इसे हम लोग फुल्ली एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकेंड नंबर भी एक्लिप्स्ड है और 4th नंबर भी एक्लिप्स्ड है, लेकिन डिफरेंस है जो 4th नंबर है वो पूरी तरह से एक्लिप्स्ड है, दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए हैं, जबकि यहां पर सेकेंड नंबर में ये दोनों अभी डिस्टेंस पे है, इनके बीच में डाइहेड्रल एंगल, दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में डाइहेड्रल एंगल 120 का है। अब इसमें फिर फर्दर रोटेशन हम लोग कराते हैं 60 डिग्री से, तो ये जो ग्रुप है फ्रंट कार्बन का CH3 ये उठ करके आ गया यहाँ पे। ये देखिए ये वापस, अब आप इसको पहचान रहे होंगे, दोनों CH3 ग्रुप ये नेबरिंग पोजीशंस पे हैं, तो इस कॉन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं गॉश कॉन्फॉर्मेशन। यह भी एक स्टेगर्ड टाइप का ही कॉन्फॉर्मेशन है। वापस हम इसका रोटेशन कराएंगे 60 डिग्री से तो ये हमें मिल गया एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये 6 कॉन्फॉर्मेशन हैं और अब आप समझ रहे हैं कि इसको हम लोग फिर फर्दर रोटेशन कराएंगे 60 डिग्री से तो हमें मिल जाएगा वापस एंटी कॉन्फॉर्मेशन, जहां से हमने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो इनके नाम मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन से के क्या नाम है। सबसे पहला जो कॉन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग बोलते हैं एंटी। सबसे पहला कॉन्फॉर्मेशन है इसे हम लोग बोलते हैं एंटी। यह फुल्ली स्टेगर्ड है, यह पूरी तरह से स्टेगर्ड है। देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए रिपल्सन यहां पर सबसे कम है, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों यहां पर सबसे कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। और इसका एक और नाम है वो है एंटी पेरीप्लेनर। तो इस कॉन्फॉर्मेशन के 3 नाम हो गए, एक है एंटी, एक है एंटी पेरीप्लेनर और एक फुल्ली स्टेगर्ड, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं अगले कॉन्फॉर्मेशन पे, सेकंड नंबर पे। यह एक एक्लिप्स टाइप का कॉन्फॉर्मेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीक्लिनल। तो यहां पर देखिए इन 6 ये जो
6 कॉन्फॉर्मेशन है, इन सब के इंडिविजुअल नेम्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। थर्ड कॉन्फॉर्मेशन जो कि गोश कॉन्फॉर्मेशन है, उसे हम लोग सिनक्लिनल कॉन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, यह भी एक स्टेगर्ड टाइप का कॉन्फॉर्मेशन है। जो फोर्थ कॉन्फॉर्मेशन है एक्लिप्स टाइप का, इसे हम लोग बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर, और फिफ्थ जो गोश है उसे गोश को वापस सिनक्लिनल बोलते हैं, और जो 6 नंबर है वो है एंटीक्लिनल। तो अब आप यहां पर हम यहां पर स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। स्टेबिलिटी कंपैरिजन में मैं आपको यहां बता दूं, जो एक नंबर है उसमें, एक नंबर कॉन्फॉर्मेशन है उसमें दोनों मिथाइल ग्रुप्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहां पर ये कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर रिपल्सन फोर्सेज सबसे कम है। और जो फोर्थ नंबर कॉन्फॉर्मेशन है जो पूरी पूरी तरह से एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा भी सबसे ज्यादा है, और यहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है। इसलिए दोनों CH3 ग्रुप्स के जो बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, इनके बीच में टॉर्जनल स्ट्रेन भी ज्यादा है, इसलिए ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। यहां पर रिपल्सन फोर्सेज सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। इनके बीच में दो कैटेगरी और बच गई, उनका भी यहां पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर कॉन्फॉर्मेशन और 6 नंबर कॉन्फॉर्मेशन, ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ये दोनों, इन दोनों कॉन्फॉर्मेशंस की एनर्जी सेम है। और उसके बाद में देखिए, थर्ड जो नंबर है वो गोश कॉन्फॉर्मेशन, और फिफ्थ नंबर वो भी गोश कॉन्फॉर्मेशन है, ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, इनकी एनर्जी सेम है। तो इनमें से जो गोश है वो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, गोश यानी कि 3 नंबर कॉन्फॉर्मेशन, और फिफ्थ नंबर कॉन्फॉर्मेशन ये स्टेगर्ड है, जबकि सेकंड नंबर और सिक्स्थ नंबर है ये एक्लिप्स्ड है, जिनकी एनर्जी सेम है। तो हम लोग जानते हैं स्टेगर्ड हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर मिथाइल मिथाइल ग्रुप के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए ये गोश कॉन्फॉर्मेशन एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन के पास में आ गया है, इसलिए यह एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन गोश से कम स्टेबल है। तो अब हम इनका स्टेबिलिटी का कंपैरिजन यहां पर हम लोग कर सकते हैं। हमने देखा सबसे ज्यादा स्टेबल है एंटी कॉन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर CH3 ग्रुप के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों ही कम है। फिर है गोश, क्योंकि गोश भी स्टेगर्ड है और एंटी भी स्टेगर्ड है, लेकिन गोश में मिथाइल मिथाइल जो ग्रुप हैं वो नेबरिंग पोजीशंस पे हैं, इसलिए ये एंटी से कम स्टेबल है। और दोनों गोश 3 और 5th, उसके बाद एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन जो कि थर्ड और सिक्स्थ है, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड नहीं है। इनकी स्टेबिलिटी, क्योंकि ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, इसलिए गोश से इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। और उसके बाद में फुल्ली एक्लिप्स्ड 4 नंबर जो कॉन्फॉर्मेशन है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है, वो मिथाइल ग्रुप्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, और यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, इसलिए यह सबसे कम स्टेबल है। फुल्ली एक्लिप्स, तो ऑर्डर आपके सामने आ गया है। 6 के 6 जो ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस हैं उनका कंपैरिजन हो गया है। एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल, गोश यानी कि 3 नंबर और 5 नंबर जो कॉन्फॉर्मेशन है वो उससे कम स्टेबल, उनसे कम स्टेबल है एक्लिप्स टाइप के कॉन्फॉर्मेशन सेकंड और 6 नंबर के। और जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है, जहां पर मिथाइल ग्रुप के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे कम दूरी है, जहां पे टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, वहां पर रिपल्सन सबसे ज्यादा है, तो उसका एनर्जी कंटेंट भी हुआ सबसे ज्यादा और वो स्टेबल हुआ सबसे कम। तो ये स्टेबिलिटी का कंपैरिजन था। अब हम लोग यहां पर दो वर्ड यूज ले रहे हैं बार बार, एक तो यूज ले रहे हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, और एक हम लोग ले रहे हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो इनका मीनिंग मैं बता देता हूं। टॉर्जनल स्ट्रेन वो होता है जब बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो, दो कार्बन कार्बन बॉन्ड जब एक दूसरे के पास में आ रहे हो और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन उसको बोलते हैं जब दो ग्रुप एक दूसरे के पास में आ रहे हो, तब उसको स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो एंटी में, एंटी जो कॉन्फॉर्मेशन है उसमें स्टेरिक स्ट्रेन और
टॉर्जनल स्ट्रेन दोनों ही कम है, और जबकि जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है 4 नंबर है उसमें मिथाइल मिथाइल ग्रुप सबसे पास में है, तो यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन भी ज्यादा है और स्टेरिक स्ट्रेन भी ज्यादा है, तो ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से वह सबसे कम स्टेबल है। अब आपके सामने रिलेटिव स्टेबिलिटी को दिखाने वाला जो कर्व है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का ब्यूटेन का, वो आपके सामने है। हमने यहाँ पर शुरू किया जीरो जो डाइहेड्रल एंगल है उससे, एंटी से स्टार्ट किया है, 60 पे रोटेट करेंगे यह एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से रोटेट करेंगे गोस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से रोटेट करेंगे एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से रोटेट करेंगे गोस में, फिर एक्लिप्स, और लास्ट में वापस हमें एंटी मिल गया। तो इस तरह से ये डाइहेड्रल एंगल जैसे जैसे चेंज होगा दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में, वैसे वैसे ये जो कॉन्फॉर्मेशन है वो चेंज होते जाएंगे। अब इनकी एनर्जी का कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर हमने डिस्कस किया है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन सबसे कम स्टेबल है। ये देखिए एंटी का जो एनर्जी लेवल है वो सबसे कम है। उसके बाद गोस और गोस ज्यादा स्टेबल है। ये देखिए ये जो लेवल है ये गोस का है, यहाँ पर गोस एनर्जी, गोस जो कॉन्फॉर्मेशन है वो एंटी से कम स्टेबल है, और गोस में और एंटी में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो है 3.8 किलो जूल पर मोल, यानी कि एंटी कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जी 3.8 किलो जूल गोस से कम है। अब गोस से कम स्टेबल है एक्लिप्स्ड, ये देखिए एक एक्लिप्स्ड ये रहा और एक एक्लिप्स्ड ये रहा, सेकंड और 6 नंबर दोनों, ये दोनों एंटी कॉन्फॉर्मेशन से 16 किलो जूल पर मोल इनकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ये गोस से भी कम स्टेबल है। और उसके बाद में सबसे कम स्टेबल है, सबसे जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है वो सबसे कम स्टेबल है, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी एंटी कॉन्फॉर्मेशन से 19 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं सबसे कम एनर्जी है एंटी की, सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर कम एनर्जी है गोस की, ये उससे कम स्टेबल है, फिर एनर्जी ज्यादा है इसकी एक्लिप्स्ड की, ये गोस से कम स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल है फुल्ली एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन जो कि जिसकी एनर्जी एंटी से 19 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। तो इस तरह से हमने ये एक कंपैरिजन लिया है, और किस तरह से डाइहेड्रल एंगल चेंज होने से कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो रहे हैं उसका हमने डिस्कशन किया है। अब तो हमने देखा कि एंटी कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में सेकंड नंबर गोस कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर जो ब्यूटेन का ओवरऑल कंपोजिशन है वो इन दोनों कॉन्फॉर्मेशन से ही मिलके बना है, और 63% उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है एंटी कॉन्फॉर्मेशन का, और 37% कंट्रीब्यूशन होता है गोस कॉन्फॉर्मेशन का। अब हम लोग एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें सारे मॉडल के थ्रू किस तरह से कॉन्फॉर्मेशंस चेंज होते हैं ये बताया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा उसको, किस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन किया जा रहा है, और मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन को भी आप नोट कीजिएगा, और किस तरह से कॉन्फॉर्मेशंस बदल रहे हैं, उनका एनर्जी कंटेंट भी वहां लिखा हुआ आता है। आप ध्यान से देख करके कॉन्फॉर्मेशंस को सीख सकते हैं। ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन से हमने एक्लिप्स बनाया, ये बनाया फुल्ली एक्लिप्स्ड, और अब हम बना रहे हैं गोस, ये वापस हमने एक्लिप्स्ड, और ये वापस हमने एंटी कॉन्फॉर्मेशन क्रिएट किया है। तो आप देखिए किस तरह से ये क्रिएट होते जा रहे हैं।